Hello student, in previous video we have learned about the fold. तो फोल्ड में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन यानी इन जनरल की फोल्ड होता क्या है, फोल्ड के काजेस के बारे में डिस्कशन किए, फोल्ड के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ और जो 13 क्लासिफिकेशन इसके बारे में हम लोगों ने जो है डिटेल डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट आते हैं फॉल्ट। तो फॉल्ट के बारे में भी हल्का फुल्का हम डिस्कशन किए थे कि फॉल्ट कैसे ऑकर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फोल्ड कैसे होता है। फोल्ड कैसे होता है देखिए, ये कोई सेडिमेंट्री रॉक है, मान लीजिए ये कोई सेडिमेंट्री रॉक या igneous रॉक कुछ भी। अब जानते हैं कि जो भी ये रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे या जो अर्थ के नीचे जो भी आपके जो है रॉक्स हैं, वो क्या है, धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है। तो जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, श्रिंकेज। ठीक है, अब जैसे ये कोई भी रॉक हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये रॉक जो है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं है, ये कह लीजिए ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है इनका 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा इनका जो है स्प्रेड है। तो अब इतना बड़ा अगर रॉक, इतने बड़े एरिया में स्प्रेड रॉक अगर वो स्विंग कर रहा है, तो जो है हम लोग क्या है, एक इंडिविजुअल छोटा से पार्ट हम एज्यूम कर रहे हैं ना, छोटा सा पार्ट पे डिसीजन कर रहे हैं कि भाई ये स्विंग करेगा। लेकिन जब बहुत बड़े पार्ट पे बड़े स्केल पे आएंगे, लार्ज स्केल पे, तो वो ऐसे नहीं डिसीजन हो पाएगा। उसमें क्या है, जब वो ब्रेक जो श्रिंक होगा, तो श्रिंक होने के बाद अगर ज़्यादा श्रिंकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो रहा है, तो वो क्या है, कई पार्टों में वो क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ज़्यादा प्रेशर होगा या ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स श्रिंकेज से क्या होगा, श्रिंकेज में हाईली जो है कंप्रेसिव फोर्स, ये अगर ऑकर होता है, तो कई पार्ट में क्या होते हैं, आपका जो पूरा स्टिच जो रॉक जो है स्प्लिट है, वो क्या करेगा, फॉल्ट उसमें आएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो जो आपका लॉन्ग स्टेज में जो आपका रॉक है वो कई पार्ट में ब्रेक कर जाएंगे, कि किसी भी प्रकार के शेप में वो टूट सकते हैं। ठीक है, फॉल्ट कैसे कर रहा है, जैसे फोल्ड में तो हल्का फुल्का अगर श्रिंकेज हो रहा है, तो उसमें क्या है, उसका शेप क्या कर रहा था, डिफॉर्म हो जा रहा था, कुछ इस तरह का जो है जिग जैग शेप में जो है डिफॉर्म हो जा रहा था। लेकिन फॉल्ट में ऐसा नहीं है, फॉल्ट में क्या है, फॉल्ट में टोटल वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर स्टेटमेंट का पढ़िए तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉल्ट आर फ्रैक्चर्स। देखिए पहले ही टर्म में कह रहा है कि फ्रैक्चर यानी स्प्लिटेड पार्ट, टूटा हुआ, along which the movement of one block with respect to other has taken place. This movement may vary from a few centimeter to many kilometer, depending upon the nature and magnitude of the stresses and the resistance offered by rocks. In general, faulting is the brittle type, brittle type of information experienced by rocks. देखिए इस टर्म को जो है, देखिए ब्रिटल टाइप क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जब हम फ्लूइड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, डक्टाइल टाइप डिफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिटल टाइप डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका डिस्कशन हो चुका था कि फॉल्ट कैसे होता है, फॉल्ट में जो है आपका ब्रिटल टाइप डिफॉर्मेशन होता है। देखिए ध्यान से इस टर्म को आप याद रखिए, इसको मेमोराइज करिए कि फोल्ड में क्या होता है, फोल्ड में आपका डक्टाइल टाइप जो है आपका डिफॉर्मेशन होता है, और फॉल्ट में क्या होता है आपका ब्रिटल टाइप डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉल्ट माने क्या है, कोई भी एक लॉन्ग स्ट्रेच में फैला हुआ रॉक ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव फोर्स, या फिर कह लीजिए कि एक्सेसिव एनर्जी अगर इस पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या करेगा वो, फ्रैक्चर उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम कह रहे हैं, ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं फॉल्ट। तो जिसमें फॉल्ट क्या हो रहा है, ब्रिटल टाइप। ठीक है, अब देखिए फॉल्ट जो है, अभी तो हम श्रिंकेज की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर मान लीजिए जब जो भी आपके फॉल्ट होते हैं, ये टेक्टोनिक
प्लेट के मूवमेंट के कारण जो है ये भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉल्ट आ सकते हैं। या फिर कह लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सब भी कारण हैं फॉल्ट के जनरेट होने के, ठीक है। नेक्स्ट आइए पार्ट्स ऑफ दी फॉल्ट। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि फोल्ड अगर कैसे जनरेट हो रहा है, या फिर मान लीजिए कि हम सिंपल सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, सिंपल कोई रॉक है, अब इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, पूरा जो है हॉरिजॉन्टली है। अब इसमें क्या रहता है कि भाई श्रिंकेज हो रहा है, भाई वो धीरे धीरे क्या है, रॉक जो है धीरे धीरे कूल हो रहा है, ठंडा होगा, श्रिंकेज होगा तो थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा। जहाँ भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया उसके नए नए टर्म क्या हो गया, जनरेट हो गए, ठीक है। जैसे आपका स्ट्राइक प्लेन हो गया था, आपका डिप हो गया था, लिम्स हो गए थे, ठीक है। फिर आपको 13 क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो गया था, ठीक है। उसी प्रकार आपका फॉल्ट जब ओकर होगा उसके बाद उसमें जो जो प्लेन बनेंगे, फॉल्ट जैसे होगा तो जो है आपका कह लीजिए कि हॉरिजॉन्टली वो मूव कर सकता है, या कोई दो प्लेट जो दो भागों में स्प्लिट हुआ है वो अप एंड डाउन हो सकता है। तो जो भी उसमें डिफॉर्मेशन हुआ उन सभी को जो है नया नया टर्म हो गया, वो सभी टेक्निकल टर्म हो गए, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट, पार्ट्स ऑफ द फॉल्ट में क्या है, फर्स्ट फॉल्ट प्लेन, सेकेंड हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल, थर्ड हेड, फोर्थ थ्रो, फिफ्थ ही। अब इन पांचों टर्म को आप फिगर के थ्रू समझिए। ये देखिए अब देखिए ये क्या है, ये कोई रॉक इस प्रकार का था, ये आपको बता रहा है, ये देखिए इस प्रकार का कोई आपका रॉक था, ये कोई आपका पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक मीन्स ऐसा रॉक जो बहुत पुराने हैं, यानी आदिकाल से जो रॉक है उसमें भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना, यानी जो आपका अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब अर्थ बन रहा था, ठीक है, उस टाइम पे जो बना हुआ रॉक है। अब समय के साथ क्या है, धीरे धीरे इन सब में भी डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन यानी अब कह लीजिए कि अब सडन एनर्जी रिलीज हुआ जिससे फॉल्ट ओवर होगा, तो ये आपका कोई जो है पेरेंट रॉक है, ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, या फिर क्रिस्टल का मूवमेंट कह लीजिए, अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट, चाहे श्रिंकेज, ठीक है, कोई भी कारण था। अब देखिए ये रॉक क्या है, अब ब्रेक हुआ, अब ड्यू टू एनी रीजन ये जब ब्रेक हुआ तो कुछ उस प्रकार का जो है आपका फॉर्म हुआ, यानी ये क्या है, ये एक प्लेट या फिर कोई लॉन्गर स्ट्रेच में फैला हुआ रॉक, अब जब फॉल्ट हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो पार्ट ऊपर है, ठीक है, जो पार्ट आपका ऊपर है उसको हम कह रहे हैं फुटवॉल, और जो पार्ट, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, अगर पार्ट वन ऊपर है तो उसको फुटवॉल कहेंगे, पार्ट टू रॉक का अगर नीचे चला गया तो उसको हम कहेंगे हैंगिंग वॉल। ये टर्म आप मेमोराइज कर लीजिए। देखिए जिस जिस प्रकार आपका फोल्ड इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी प्रकार आपका फॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों चीज को अगर पढ़े जाएंगे, मतलब दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक नहीं कहा जाएगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टॉपिक जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। टर्म को आप देखिए, जो भाग रॉक का जो भाग ऊपर रह गया उसको हम कहेंगे फुटवॉल, और जो सेकंड उसका जो रॉक है अगर वो नीचे चला गया है तो उसको हम कहेंगे हैंगिंग वॉल। अब उसके बाद भी जो है किस प्लेन से वो ब्रेक हुआ, ठीक है, किस प्लेन से वो, जिस प्लेन से वो ब्रेक हुआ उसको हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन, ठीक है। ये इस प्लेन के अलोंग जो है ये ब्रेक हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये ब्रेक हुआ जिसको हम कह रहे हैं फॉल्ट प्लेन। यहाँ से ये गलत बना हुआ है, यहाँ से जो है आप इसको मेजर करेंगे, यहाँ से ये जो डिग्री बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं हेड, ठीक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इसके पॉइंट तक, यहाँ रॉक के पॉइंट तक, कॉर्नर तक, इसको हम कह रहे हैं हील,
ठीक है, फिर से ड्रा कर रहे हैं। देखिए ये प्लेन जो है आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका है हेड। इसी कॉर्नर से इस प्लेन को हम जो है ड्रॉ करेंगे, और इस फॉर्ड प्लेन तक जो भी एंगल आपका आएगा उसको हम कहेंगे हेड। फिर इस प्लेन से लेके हैंगिंग वॉल के कॉर्नर तक, बॉटम कॉर्नर तक की दूरी को हम कहते हैं हीप। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन है फॉल्ट का, सभी इसी के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं काजेज ऑफ फॉल्ट। काजेज ऑफ फॉल्ट के बारे में हम लोग तब से ही डिस्कस तो कर रहे हैं कि क्यों, कैसे ये फॉल्ट जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए। एज वी नो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज बिकमिंग डे बाय डे विच इज श्योर टू कॉज सम श्रिंकेज। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है धीरे धीरे कूल हो रहा है, यहाँ पे बिकमिंग कोल्डर लिख दीजिए, या फिर ठीक होगा, या कूल बाय डे which is sure to cause some shrinkage in the earth crust. This shrinkage is responsible for the stresses to be developed within the earth crust. These stresses, when greater in magnitude, exert so much pressure that the layer of the earth crust are folded due to compressive stresses, and afterward, when the stresses are released, fractures are formed. If the stresses still continue, the blocks moves up and down along the fault plane depending upon the direction of stresses and their intensity. Such a fracture along which a movement has taken place is called a plane fault. This generally happens when the rocks are stressed beyond their elastic limit. तो जो चीज़ आपको हम शुरू से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ यहीं पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ना तो आप इस स्लाइड पीपीटी आप ले सकते हैं, पीपीटी से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बातों को सुन रहे हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं तो ये जो आइए इससे पहले देख लीजिए, ये एक बार फिर से देख लीजिए कि जो फॉल्ट प्लेन है या फिर कह लीजिए फुटवॉल, हैंगिंग वॉल कैसे फॉर्म होगा। तो जब एक्सेसिव जो प्रेशर है या एनर्जी जब रिलीज होगा, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो श्रिंकेज हो, चाहे वोल्केनिक इरप्शन, चाहे अर्थक्वेक, कुछ भी हो, ठीक है। अब जब एक्सेसिव एनर्जी आएगा तो आप जानते हैं कि जो रॉक है, रॉक क्या होता है, ब्रिटल, इसमें ब्रिटल फेलियर होता है। ठीक है, ये टेंशन को बियर नहीं कर सकते हैं। टेंशन जो टेंसाइल बियर करने की कैपेसिटी है बहुत कम है। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्टोन्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक है ये कंप्रेसिव फोर्स को जो है हाईली बियर कर सकते हैं, टेंशन में ये वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद अब हाईली इसको कंप्रेस करेंगे तो एक सर्टेन लिमिट होगा, उस लिमिट को जब ये क्रॉस कर जाएगा तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्टीमेट पॉइंट या एंड लिमिट नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप बनाएंगे तो इसका जो है सडन जो है फेलियर होता है, इस प्रकार का फेलियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप और जगहों में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। जैसे फोल्ड में क्लासिफिकेशन कितने थे आपके, 13 क्लासिफिकेशन थे, जिसमें आपको
लगभग 1 से 4 में जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिए आप 13 पॉइंट्स में से आप जो है कोशिश करिए कि 8 पॉइंट तक जो है आप उसको मेमोराइज कर लें। ठीक है, उसी प्रकार आपका फॉल्ट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो भी 10 इसकी क्लासिफिकेशन है और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली इन 10 पॉइंट को जो है आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका नॉर्मल फॉल्ट, सेकंड रिवर्स फॉल्ट, थर्ड थ्रस्ट फॉल्ट, फोर्थ आपका है वर्टिकल फॉल्ट, फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या आपका हॉस्ट फॉल्ट, 6 पॉइंट ग्रेबन, 7th स्ट्राइक, 8 पॉइंट आपका है डिप डिप फॉल्ट, 9 पॉइंट पैरेलल फॉल्ट, 10th आपका स्टेप फॉल्ट। अब इन सभी पॉइंट्स को जो है डिटेल में डिस्कशन करते हैं विद फिगर। देखो नॉर्मल फॉल्ट, अब नॉर्मल फॉल्ट कैसे हुआ, जो भी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं अब वो क्या है इंटेंसिटी के ऊपर है, इंटेंसिटी डायरेक्शन और एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार का जो है उस पर एनर्जी आया है, कि वो आपका लैटरल आया है एनर्जी, कि लॉन्गिट्यूडनल अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। जिस प्रकार का उसमें आपका एनर्जी वो बियर किया है रॉक, उसी प्रकार का उसमें फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर जिस प्रकार का जिस फॉर्म में होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पार्ट्स को डिवाइड करेंगे कि कौन सा आपका हैंगिंग वॉल है, कौन सा आपका फुट वॉल है, कहाँ पे आपका फॉल्ट प्लेन, हीव एंड थ्रो, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं। फिर आते हैं जो है आपकी क्लासिफिकेशन पे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट के स्टेटमेंट को पढ़िए, ए फॉल्ट इन विच द हैंगिंग वॉल हैज apparently comes down with respect to the footwall is known as normal fault। नॉर्मल फॉल्ट में देखिए अपेरेंटली कह रहा है आंशिक तौर पे जो है आपका जो है हैंगिंग वॉल है नीचे चला गया विथ रिस्पेक्ट टू फुटवॉल, ये आपका नॉर्मल वॉल है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी रॉक है उस प्रकार का। अब एनर्जी जब इस पर रिलीज हुआ तो कुछ इस फॉर्म में जो है आपका फॉल्ट जनरेट हुआ। ठीक है, अब अगर प्रीवियस पॉइंट पे अगर हम जाए तो यहाँ देखिए इस पे आइए, यहाँ पे देखिए जो आपको फॉल्ट प्लेन दिख रहा है इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप है। ठीक है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट से काफ़ी नीचे चला गया। यहाँ देखिए ये इतना इतना ज़्यादा गैप है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप नॉर्मल तो कह नहीं सकते क्योंकि इस पॉइंट से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। अब वहीं अगर हम नॉर्मल फॉल्ट की बात करें तो ये देखिए अभी ये प्लेन पे ही है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट जो है ये स्लाइड किया है टोटली। देखिए नॉर्मल फॉल्ट में क्या है, जो आपका रॉक है वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, फ्रैक्चर के कारण दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन क्या है वो अपने प्लेन से बाहर नहीं हटा है, अभी भी उसी प्लेन पे है। इनके बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट क्या है, पहले फिगर देखिए। फिगर में आप देख रहे हैं कि रिवर्स फॉल्ट में देखिए क्या हुआ, जो आप हैंगिंग वॉल अगर आप पार्ट में बात करें तो ये आपका हैंगिंग वॉल था। ठीक है, और ये आपका फुटवॉल था। ठीक, लेकिन अब क्या है, अब इसमें देखिए अब हैंगिंग वॉल आपका जो ऊपर आ चुका है, हैंगिंग वॉल आपका अपर साइड में आ गया और फुट वॉल आपका डाउनवर्ड साइड में आ गया। यानी अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ दी फॉल्ट की तो आप हमेशा लेफ्ट साइड, देखिए इस पॉइंट का आप ध्यान से रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड का आपका रॉक होगा उसको हम क्या करेंगे हमेशा फुट वॉल ही लेंगे, और राइट साइड की जो पार्ट होगा रॉक का, ठीक है, उसको हम हैंगिंग वॉल लेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से जो है इसको आप डिफाइन कर पाएंगे कौन सा फुट वॉल है कौन सा हैंगिंग वॉल है। नहीं तो उसके बाद अगर आप डिफाइन करेंगे तो जो है आपको हर प्रकार का जो फॉर्मेशन है डिफॉर्मेशन है जो भी आपके फॉल्ट मिलेंगे सबको हम नॉर्मल फॉल्ट ही कह देंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट को देखिए। A fault in which the hanging wall has apparently gone up with respect to the foot wall is known as a reverse fault।
इसमें कुछ और स्पेशल पॉइंट हैं। जैसे जब रिवर्स फॉल्ट होगा तो उसमें जो एंगल फॉर्म होगा, जो हेड एंगल फॉर्म होगा, वो हमेशा मिनिमम, देखिए मिनिमम तो 20 डिग्री होगा ही, ठीक है, मिनिमम 20 डिग्री या उससे अब होगा। लेकिन मैक्सिमम अगर हेड एंगल की बात करें तो 45 से वो ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है कि जो भी हेड एंगल फॉर्म होगा वो ग्रेटर देन 20 होगा, 20 डिग्री, बट लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आइए, थ्रस्ट फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल देखिए, थ्रस्ट फॉल और रिवर्स फॉल्ट का जो आप इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सेम लगेगा। देखिए दोनों का फिगर क्या है, सेम ही तो है, लेकिन माइनर जो है डिफरेंस है, आप देख लीजिए माइनर डिफरेंस। देखिए सब कुछ वही, स्टेटमेंट पढ़ने पे मतलब नहीं है, ठीक है। आप स्पेशल पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि थ्रस्ट फॉल्ट क्या है, हमेशा लेस देन 20 डिग्री होगा। थ्रस्ट फॉल्ट का जो हेड एंगल फॉर्म होगा वो ऑलवेज क्या है, लेस देन 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री भी हो सकता है लेकिन 21 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। 21 हो गया तो उसको रिवर्स फॉल्ट कहेंगे, 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। 20 या 20 से कम होगा तो उसको हम थर्स्ट फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। फिर भी आप स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार। ए फॉल्ट which has a very small angle of head and the hanging wall was apparently gone up with respect to foot wall is called a thrust fault. The only difference between a reverse fault and a thrust fault is that in a reverse fault the angle of head is more, usually more than 20 डिग्री। रिवर्स फॉल्ट में क्या है, 20 डिग्री से ज़्यादा रहेगा और 45 डिग्री से कम रहेगा। लेकिन whereas in a thrust fault the angle of head is less than, usually less than कितना, 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री से कम होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं। आप देखिए आपको नॉर्मल फॉल्ट जो है, आपको जो है समझ में आ गया कि जो हैंगिंग वॉल और फुट वॉल क्या है, अपेरेंटली क्या कर रहे हैं, बहुत ही मिनिमम गैप के साथ जो है आपको मिल रहा है कि जो क्या कहते हैं, हैंगिंग वॉल जो है फुट वॉल के रिस्पेक्ट में बहुत ही माइनर जो है स्लाइड कर रहा है। रिवर्स फॉल्ट क्या है, रिवर्स फॉल्ट में आप इसको याद रखिए कि जो आपका हैंगिंग वॉल है वो ऊपर चला गया है विथ रिस्पेक्ट टू फुट वॉल, और एंगल को आप याद रख लीजिए कि एंगल कितना है, एंगल जो है ग्रेटर देन 20 डिग्री बट लेस देन 45, ठीक है, हेड एंगल बनेगा। थर्स्ट में क्या है, लेस देन 20 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, वर्टिकल फॉल्ट। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है वर्टिकल फॉल्ट। वर्टिकल फॉल्ट में क्या होगा, जो आपका फॉल्ट प्लेन है ना, जो फॉल्ट प्लेन जो आपको इंक्लाइन दिख रहा था इस प्रकार, वो बहुत ही मिनिमम होगा, मिनिमम या फिर कह लीजिए कि जीरो के आसपास। जीरो नहीं कह सकते हैं क्योंकि रॉक में जो है एक्यूट जो है फॉल्ट या डिफॉर्मेशन नहीं होता है, एक्यूट एक्यूरेट कह लीजिए नहीं होता है, कुछ न कुछ इसमें आपको इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल फॉल्ट में फिगर पहले देखिए कि जो है आपका जो फॉल्ट हुआ है ये कुछ इस प्रकार वर्टिकली हुआ है, बहुत ही मिनिमम इसमें जो है आपको फॉल्ट प्लेन मिलेगा, जीरो नहीं कह सकते इसको। स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए, a fault in which the fault plane is vertical and either of the walls has moved upward or downward is called a vertical fault। देखिए अब स्टेटमेंट को समझिए, यहाँ पे जो फुटबॉल है और हैंगिंग वॉल है,
इसमें इनका जो है, इनका जो रोल है कह लीजिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आपको भी ये जो फिगर दिख रहा है नॉर्मल फॉल्ट की तरह दिखा है कि भाई फुट वॉल अपवर्ड है और हैंगिंग वॉल नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, हैंगिंग वॉल को आप एज्यूम कर सकते हैं ऊपर भी और फुट वॉल को नीचे। बट रीजन इसमें क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या, जो फॉल्ट प्लेन है वो वर्टिकल होना चाहिए, फॉल्ट प्लेन वर्टिकल होना चाहिए। उस कंडीशन में भी आपका क्या है, उसको हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन, वर्टिकल फॉल्ट। ओके, अगर हम फॉल्ट वर्टिकल फॉल्ट की बात करें तो फर्दर इसको और देखते हैं क्या डिफरेंस इसमें है। The only difference between the thrust fault and the vertical fault is that in a thrust fault angle of hit with the vertical is very small, देखिए जो हेड एंगल है is very small, whereas in a vertical fault the fault plane is vertical. Moreover, in a thrust fault the apparent movement of the hanging wall is upward, wherever in a vertical fault either of the uh, wall may move away or upward or downward। ठीक है, तो फुट वॉल और हैंगिंग वॉल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड ले सकते हैं, बट जो फॉल्ट प्लेन है वो वर्टिकल होना चाहिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हॉस्ट फॉल्ट। हॉस्ट फॉल्ट में देखिए सबसे सिंपल है हॉस्ट फॉल्ट में कि इसमें जो भी डिफॉर्मेशन होता है वेज लाइक, वेज, जैसे आप यहाँ देखिए ये कोई आपका रॉक का प्लेन है, इस रॉक प्लेन पे जो देखिए आप ये पार्ट कुछ इस प्रकार जो है आपका अपवर्ड मूवमेंट कर गया है। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका अपवर्ड मूवमेंट कर गया है। तो जो ये मूव, जो अपवर्ड मूव कर गया है वेज लाइक, देखिए वेज, इसका शेप कैसा होना चाहिए, वेज की तरह, इसको हम कह रहे हैं हॉस्ट। स्टेटमेंट पढ़िए, हॉस्ट फॉल्ट इज वन इन विच ए वेज शेप block has gone up with respect to the side block। फर्स्ट फॉल्ट को देखिए, जैसे अदर फोर फॉल्ट की बात करें तो जो फॉल्ट प्लेन है या फिर कह लीजिए कि फॉल्ट ओवरऑल अगर हम रॉक की बात करें तो दो पार्ट में वो स्प्लिट कर रहे थे, ब्रेक हो रहे थे। ओके, हॉस्ट फॉल्ट में क्या है कि ये तीन भाग में है, अदर तो दो लार्जर पार्ट हैं ही, साथ में वेज लाइक स्ट्रक्चर छोटा पार्ट है जो क्या कर रहा है वो अपवर्ड मूव कर गया है। ओके, तो इसको हम कह रहे हैं हॉस्ट फॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं ग्रेबन फॉल्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ द हॉस्ट फॉल्ट। यहाँ देखिए ग्रेबन फॉल्ट क्या है, ग्रेबन फॉल्ट इज वन विच ए वेज से ब्लॉक has come down with respect to the side block। सेम है यहाँ पे, हॉस्ट फॉल्ट में जो आपका वेज शेप स्ट्रक्चर था वो अपवर्ड जा रहा था, बट यहाँ पे क्या है ग्रेवन में जो वेज शेप स्ट्रक्चर है वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आइए स्ट्राइक फॉल्ट। देखिए नाम से ही जो है आपको पता चलेगा कि जो फोल्ड में आपको जो हम टर्म बताए थे कि डिप क्या होता है, स्ट्राइक क्या है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्लेन, अब ये फॉल्ट जो होगा स्ट्राइक प्लेन के जो है अलॉन्ग होगा, इसमें माइनर जो है अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, बट इसमें कह लीजिए कि लैटरल मूवमेंट यानी स्ट्राइक प्लेन के अलॉन्ग भी जो है मूवमेंट होगा। ओके, जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, अभी तक जो है ऐसे फॉर्म हो रहा था, ऐसे जो है आपका अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था, बट स्ट्राइक प्लेन में क्या है डाउनवर्ड भी जाएगा
और लैटरली जो भी देखिए ऐसे है डाउनवर्ड देन लेटरल मूवमेंट, या फिर कह लीजिए कि ऐसे स्ट्राइक प्लेन पे क्या है कुछ इस प्रकार का मूवमेंट होगा, इस प्रकार का मूवमेंट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्ट्राइक फॉल्ट। स्टेटमेंट को देखिए a fault in which the fault trace or fault plane is absolutely parallel to the strike of the adjacent rock is known as a strike fault। फिगर को देखिए, नेक्स्ट आते हैं डिप, डिप फॉल्ट और ट्रावर्स। देखिए डिप फॉल्ट और ट्रावर्स, स्टेटमेंट पहले पढ़िए, ए फॉल्ट इन विच द फॉल्ट ट्रेस और फॉल्ट प्लेन इज एब्सोल्युटली पैरेलल। ध्यान दीजिए, फॉल्ट का प्लेन जो है वो पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द डिप ऑफ द एडजेसेंट रॉक, और इन अदर वर्ड एट द राइट एंगल ऑफ स्ट्राइक ऑफ द बेड इज नोन एज डिप फॉल्ट और ट्रावर्स। ओके, अब देखिए डिप आपको पता है क्या होता है, डिप कैसे बना था आपका, कोई रॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में कुछ वो मूव कर गया, कुछ वो मूव कर गया, तो अब कोई भी फॉल्ट होता है, फॉल्ट होने के बाद जो आपका डिप एंगल है वो डिप एंगल जो है एज इट इज है, उसी डिप एंगल के रिस्पेक्ट में जो है वो फॉल्ट हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं डिप फॉल्ट। ठीक है, आप देखिए फिगर को देख के समझिए कि जो भी आपका ये मूवमेंट हुआ है, ये आपका दिखाने के लिए इसमें देखिए 70 रॉक दिखाया गया है और उसमें कुछ डिप दिखा दिया गया है, तो इस डिप के अलाउंग ही जो है इसके रिस्पेक्ट में ही जो ये सेकंड वाला जो आपका हैंगिंग वॉल है ये भी आपका जो है मूव कर गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पैरेलल फॉल्ट। पैरेलल फॉल्ट देखिए, अब देखिए इसके बाद जैसे अब पैरेलल फॉल्ट या स्टेप फॉल्ट आएगा तो उसको फिगर तो आपको देखने में अच्छा लगेगा बट एग्जामिनेशन में ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अच्छे से फिगर ड्रा करना बहुत ही मस्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी में सबसे मस्ट जो है आपका फिगर होता है। अगर आप फिगर को सही से ड्रा नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो मेहनत किए हैं, जो आप टाइम जो है आप इसमें जो है इन्वेस्ट किए हैं, आप कह लीजिए कि आप जो जो स्पेंड किए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जियोलॉजी के साथ साथ आप फिगर को भी ड्रा करना सीखिए, फिगर आपको ड्रा करना आना चाहिए। ओके, पैरेलल फॉल्ट का फिगर देखिए, देखिए ये है आपका कोई भी रॉक, अब इसमें देखिए इस प्रकार का जो है आपका फॉल्ट हुआ है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसको आपको अगर एग्जामिनेशन में बनाना है तो विदाउट प्रैक्टिस आप इसको आप बना नहीं सकते, एक बार में नहीं बना सकते, इसको एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, आइए स्टेटमेंट देखते हैं पैरेलल फॉल्ट का। इट इज ए सीरीज ऑफ फॉल्ट which occur absolutely in the same direction, that is strike and have the same inclination that which take। देखिए यहाँ पे ये आपका कोई रॉक का प्लेन है, अब ये कुछ इस प्रकार का जो है आपको मूवमेंट इसका हुआ है, स्लाइड हुआ है, जो फॉल्ट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार की फॉल्टिंग इसमें ओकर हो रही है। इस फिगर को आप ड्रा करना सीख लीजिए क्योंकि जो हम क्लासिफिकेशन जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप देख लीजिए।
नेक्स्ट आइए आपका स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या है? स्टेप फॉल्ट जो आप देख रहे हैं, देखिए आपका जो पैरेलल फॉल्ट है और स्टेप फॉल्ट है, इसमें देखिए कितना डिफरेंस है। स्टेप फॉल्ट जो फॉल्ट हुआ है आपको एकदम सीढ़ी की तरह दिखेगा, जस्ट द फॉल्ट ऑकर जस्ट लाइक एज ए स्टेयर। यहाँ पे देखिए इक्वल, कि जो भी आपको पार्ट दिख रहे हैं सब इक्वली जो है आपको फॉल्ट इसमें मिलेगा, इक्वल फॉल्ट। ये आपको स्टेयर्स की तरह दिखेगा, ये देखिए स्टेयर्स की तरह, ठीक है। पैरेलल फॉल्ट को देखिए, पैरेलल फॉल्ट में कोई भी जो आपको स्प्लिटेड पार्ट दिख रहा है या फॉल्टेड प्लेन आपको दिख रहा है, वो सब कुछ अलग है। यहाँ देखिए इसका साइज कुछ अलग है, इसका अलग है, ये सभी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट में। A step fault is a particular type of a parallel fault in which the movement of each successive block takes place in such a manner that the structure gives a stair-like or step-like appearance। देखिए आपको स्टेयर की तरह जो अपीयरेंस मिल रहा है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से जो आपको पैरेलल फॉल्ट हो गया, स्टेप फॉल्ट हो गया, इन दोनों के फिगर को ड्रा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कृपया अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको आप देख रहे हैं तो फिगर को जरूर ड्रा करिए, एक बार प्रैक्टिस करके जाइए कि फिगर कैसे हम ड्रा करें। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू है, कुछ लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में प्रॉब्लम होता है। समझ लीजिए कोई क्यूब है, उनको क्यूब बनाने में भी प्रॉब्लम होता है, सिंपल क्यूब बनाने में। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रैक्टिस कर लें, पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन में जो है आप ट्राई करिए। क्योंकि बिना फिगर के आप जियोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप थ्योरेटिकली कितना भी आप शार्प रहें, अगर आप फिगर ड्रा नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आप अपने कह लीजिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ये कह लीजिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके, तो आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आपका ज्वाइंट। तो ज्वाइंट को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम जो है फॉल्ट को कंक्लूड करते हैं। चलिए एक बार लास्ट टाइम इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए फॉल्ट या फोल्ड या इसके बाद जो भी आपको ज्वाइंट, अनकन्फॉर्मिटी, जो भी आपको टर्म मिलेंगे, इसको समझने के लिए पहले आपको अपने दिमाग में एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि बिना दिमाग में एनिमेशन बनाए आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप दिमाग में अपने मन में जो है आप बनाइए, आप एनिमेशन क्रिएट करिए कि कोई इस प्रकार का कोई रॉक है, ओरिएंटल रॉक, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज कह लीजिए, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, या फिर कह लीजिए कि हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है। कहाँ से? वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, या ड्यू टू एनी रीजन, या फिर कह लीजिए कि आपका अर्थ क्रस्ट मूव कर गया। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। फोल्ड कैसे होता है? फोल्ड जो है आपका बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम एनर्जी के कारण जो है उसमें फोल्डिंग आ रही है। ओके, बट द मेजर रीजन इज श्रिंकेज, श्रिंकेज एनर्जी। फॉल्ट में क्या है? श्रिंकेज के साथ साथ और भी पॉइंट हैं। फॉल्ट तभी होगा जब मैक्सिमम अमाउंट में, कह लीजिए कि बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जब वो प्राप्त करेगा, तभी वो फॉल्ट ऑकर होगा। ओके, अब खुद सोचिए कि बहुत ही हाईली थिक और बहुत ही लॉन्ग स्टेज में फैला हुआ रॉक को एक आप मिनिमम एनर्जी के सहारे जो है उसका ब्रेक नहीं कर सकते। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ओके, प्लेन आप देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा,
रॉक में जो लेफ्ट साइड है ये हमेशा फुटवॉल रहेगा, और ये राइट साइड ये हमेशा हैंगिंग वॉल रहेगा। राइट साइड हमेशा हैंगिंग वॉल और लेफ्ट साइड आपका क्या, हमेशा फुटवॉल। इसको याद रख लिए, मेमोराइज करिए। इस प्लेन को यहाँ से ड्रा करिएगा, एंगल जो बनता है उसको आप हेड कहेंगे। प्लेन से लेके बॉटम पोर्शन यानी हैंगिंग वॉल के बॉटम पोर्शन तक का जो भी आपका लेंथ है उसको हम हीप कहेंगे। फिर यहीं से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी बॉटम पोर्शन ऑफ दी फुट वॉल से लेके बॉटम पोर्शन ऑफ दी हैंगिंग वॉल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे थ्रो। ओके, आगे बढ़िए। काजेस आपको हम बता चुके हैं, काजेस जो हम आपको बोल रहे हैं उसको आप समझ लीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वीडियो एक बार देख लीजिए, बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपका स्टेटमेंट तैयार करने लायक आपके दिमाग में जो मैटर है बन जाएगा। क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। ओके, नॉर्मल फॉल्ट आप देख लीजिए, सभी प्रकार के फॉल्ट को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, सभी बहुत इजी हैं सिवाय पैरेलल फॉल्ट और स्टेप फॉल्ट। उसको आपको ज़्यादा उस पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको आप अच्छे से अगर आप देख के जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको इजीली ड्रा कर सकते हैं। बाकी और जो आपके पास ये फॉल्ट दिख रहे हैं ये सब आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आपको इसमें हो सकती है ड्रा करने में होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट तो सबका आसान है। तो जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं उसी प्रकार उसी के साथ साथ जो है आप इन सभी फिगर को ड्रा करने के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक साथ में दो दो काम हो जाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है जॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जियोमेट्री क्या उसमें होगी, उसका जेनेसिस क्या है यानी ओरिजिन, काजेज ऑफ जॉइंट्स, अनकन्फॉर्मिटी, देन उसके बाद डिस्कशन करेंगे काजेज ऑफ अनकन्फॉर्मिटी, देन आपका लास्ट बिहेवियर ऑफ द रॉक मासेस। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।